शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री को, जिसका नाम है हमारे अतीत। तो चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये चैप्टर का नाम है। इसमें रशीदा का सवाल, ये रशीदा है। रशीदा ने पूछा, रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सूखी सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। बच्चों, तुम्हारे माइंड में भी एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि कितने साल पहले या 100 साल पहले या 200 साल पहले क्या हुआ करता होगा। ठीक, क्या हुआ होगा, ये वस्तु कितनी पुरानी है, ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में घूमते होंगे। कैसे पता लगाएं? ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिससे उसे उस समय की स्मृति हो। यानी कि आप रेडियो का भी यूज कर सकते हो, अखबारों को पढ़ सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो कि कितने साल पहले क्या हुआ था। और किसी व्यक्ति से ही बात कर सकते हो जिसे उस समय की बात याद हो। स्मृति का मतलब होता है याद रखना। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? ठीक है, अब ये कैसे जाने कि बहुत पहले हुआ क्या था। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? यानी अतीत का मतलब होता है पुराना समय। पुराना समय मतलब पास्ट। अब हम कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि लोग पहले कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, किस तरह घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, शिकारी का मतलब जो जानवरों का शिकार करता है उसे शिकारी कहते हैं। पशुपालकों, पशुओं को पालने वाला। कृषकों, कृषक मतलब किसान। शासकों, जो शासन करते थे। व्यापारियों, जो व्यापार करते हैं, एक चीज को दूसरी लोगों को बेचते हैं। पुरोहितों यानी कि पंडित हो गए या पास्टर हो गए। शिल्पकार, शिल्पकार कौन होते हैं? जो मूर्तियों को बनाते हैं या उन पर कलाकृतियां करते हैं। कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इन सब के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। ये भी पता कर सकते हो आप कि एक समय में, बहुत पुराने समय में बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है, इन सब का पता आपको चल सकता है। लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र एक पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए बोला है आपको। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। नर्मदा नदी पर के तट पर रहा करते थे लोग। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, यानी कि शुरू के लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी कि शुरू में लोग कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब होता है जो इकट्ठा करने वाले होते। कुशल संग्राहक का मतलब जो आसानी से किसी चीज को इकट्ठा कर सकते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से भी परिचित थे कि जंगलों में कौन कौन सी विशाल संपदाएं हैं, उनके बारे में वो सब जाना करते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का सही से संग्रह किया करते थे। अपने भोजन के लिए क्या करते थे? वह जड़ों का, फलों का, जंगल के अन्य उत्पादों का सही से इकट्ठा कर लेते थे। जैसे कि हम अभी राशन में ले आते हैं, दाल, चावल, चीनी, गेहूं सब इकट्ठा करके रखते हैं। तो पहले के लोग भी फलों को, जंगल के अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके रखते थे ताकि उनको जब जरूरत पड़े तो वो उसमें से निकाल लें।
वे जानवरों का शिकार भी करते थे। वो जानवरों का शिकार भी करते थे। तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये आपको करना है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरदार पहाड़ियों के पास क्या था, स्त्री पुरुषों ने बहुत समय पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना, उनको उगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू कर दिया था। भेड़ों को भी पालने लग गए थे, बकरी को भी, गाय बैलों को भी। ये लोग गांव में रहते थे। कहाँ रहते थे ये लोग? गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये आपको पता लगाना है और भी जनरल नॉलेज के लिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ था, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो सबसे पहले क्या उपजाया गया था? चावल। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या उपजाया गया? चावल। मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। मानचित्र जो ऊपर दे रखा है, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन ये भी आता है, सहायक नदियां किसे कहते हैं? सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। सहायक नदी कौन सी होती है? जो एक बड़ी नदी में जब मिल जाती है उसे सहायक नदी कहा जाता है। यहां से आंसर है लगभग 4700 वर्ष पूर्व पहले इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो 4700 वर्ष पूर्व पहले, यानी कि पहले की बात है, इन्हीं नदियों के किनारे क्या हुआ था? नगर, शुरू के नगर बने थे। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी कि गंगा के किनारे या गंगा की नदी के किनारे जो भी लोग रहने लग गए, इलाके फले फूले, और समुद्र के यहाँ भी रहने लग गए थे लोग आसपास उसके 2500 साल पहले। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। आपको ये पता लगाना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। तो गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में क्या बोला जाता था? उसे मगध। इसके शासक, ये आपको राइट डाउन करना है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके शासक क्या थे? बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा विशाल राज्य स्थापित कर दिया था, यानी कि बहुत बड़ी सेना थी उनकी, बहुत बड़ा महल था उनका, बहुत बड़ा एरिया पर उनका शासन हुआ करता था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। कई बार क्या होता था, हिमालय की वजह से, ऊंचे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों की वजह से उनकी यात्रा क्या हो जाती थी? जोखिम भरी होती थी, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उनके लिए असंभव नहीं थी, यानी कि उनके लिए पॉसिबल थी, वो कर सकते थे यात्रा। कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। तो जब लोगों को जरूरत पड़ती थी, प्राकृतिक आपदा जब आ जाती थी, बाढ़, भूकंप जैसी चीज, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे काम की तलाश में।
कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी, और कभी कभी एक जगह से दूसरी जगह सेनाएं क्यों जाती थी? विजय हासिल करने, उनको जीतने दूसरे इलाकों को। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। कई बार जो व्यापारी थे, वस्तुओं को बेचने वाले, दूसरी जगहों पे जाते थे और अपने साथ मूल्यवान वस्तु भी ले जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। और जो धार्मिक गुरु थे, यानी कि पंडित या मौलवी या पास्टर, ये सब एक जगह से दूसरे कस्बे में जाया करते थे लोगों को शिक्षा देने या सलाह देने। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश की भी यात्रा किया करते थे। कुछ लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और वो पता करते थे कि दूसरे स्थान कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं। जैसा आपको पता है, वास्को डी गामा या क्रिस्टोफर कोलंबस एक जगह से दूसरी जगह पे गए। उन्होंने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी और वास्को डी गामा ने भारत की। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जब ये यात्रा किया करते थे, इससे क्या हुआ, उनको मौका मिला यात्रा के बारे में, औरों को की स्थिति को या उनके बारे में जानने का मौका मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? पहाड़ियां, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। यानी बहुत अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए और यहीं पे रहने लग गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। ये सब होता रहा। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया तथा भारत जैसे नामों को प्रयोग करते हैं। इंडिया का शब्द कहाँ से निकला? इंडस शब्द से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। एटलस किसे कहते हैं? जिसके अंदर बहुत सारे मानचित्र होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पता लगाना ईरान और यूनान कहाँ पर है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि 2500 साल पहले, उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। और जो 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानी जो आए थे और यूनानी जो आए थे, उन्होंने सिंधु को क्या बोला था? हिंदोस बोला और इंदोस बोला। ये भी आपको राइट डाउन करना है। और भूमि प्रदेश को क्या कहा गया? इंडिया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। तो भरत का नाम किस लिए प्रयोग किया जाता था? जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे, उनके समूह के लिए। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कीर्ति ऋग्वेद में मिलता है। जो इस बारे में आप जो है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है ऋग्वेद में, कि भरत का नाम प्रयोग किया जाता था उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए, लिखा हुआ है ऋग्वेद में। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो ये पुस्तकें जो हाथ से लिखी गई उसे क्या कहते हैं? पांडुलिपि। इंग्लिश में कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। तो मैन्युस्क्रिप्ट
इंग्लिश में कहते हैं पांडुलिपि को, और ये निकला था लैटिन शब्द के मैनु शब्द से, जिसका मतलब होता है हाथ। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजन पत्र में लिखी मिलती है। ये पांडुलिपियां किस में लिखी हुई मिली है इनको? ताड़पत्रों पर, जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। बहुत सी पांडुलिपियों को किसने खा लिया? कीड़ों ने, पर बहुत से अभी भी मौजूद हैं। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की जानकारी की चर्चा मिलती है। यानी कि इन पांडुलिपियों में किस किस के बारे में लिखा हुआ है? राजाओं के जीवन के बारे में, औषधियों के बारे में, विज्ञान के बारे में। ये सब जानकारी पांडुलिपियों पे लिखी मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे मिलते हैं। महाकाव्य भी हमारे यहाँ, कविताएं भी है, नाटक भी जो संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। जबकि अन्य प्राकृत में और तमिल में, बहुत से और अन्य उसमें किसमें मिलते हैं? प्राकृत में भी लिखे हुए मिलते हैं और तमिल में भी। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आम लोग। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अभिलेख कहाँ लिखे हुए मिलते हैं? पत्थरों पर या धातुओं पर, ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। यानी कि बहुत से ऐसे अभिलेख मिलते हैं, जैसे अभिलेख है दिखाई दे रहा है आपको, पत्थर पे लिखा हुआ अभिलेख, जहां पर राजा रानियों ने अपने बारे में लिखवाया था। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। जैसे कि कोई राजा लड़ाई जीतता था तो अभिलेखों में लिखवा देता था कि उसने कब लड़ाई जीती और किससे लड़ाई जीती। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि अब ये अभिलेखों को तो आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता, पर जब अभिलेखों को जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो एक शिक्षा लेकर आते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। ठीक है, आपको याद रखना है पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो इन अभिलेखों को पढ़ना जिनको आता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वो पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का, उनके बारे में वो पढ़ते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की पक्की मिली तथा कुछ धातु की बनी हुई हो सकती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये ऐसे तत्व कठोर तरह जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। तो ये सब भी ढूंढते हैं, वो जानवरों की हड्डियां, चिड़िया, मछलियों के बारे में भी ढूंढते हैं कि पहले के लोग क्या खाया करते थे, क्या पीते थे, क्या रखते थे, क्या पहनते थे। सब चीज की जानकारी पुरातत्वविद लगाते हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने तथा अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं।
ठीक है, जैसे कि कई जगहों पे गड्ढे में अनाज मिलता है, जैसे कि गेहूं मिल गया थोड़ा बहुत, तो उससे पता लगा लेते हैं पहले के समय में लोग गेहूं खाते थे, यानी गेहूं की रोटी। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अब जब पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जानकारी जो प्राप्त होती है उसको क्या इतिहासकार क्या कहते हैं? उनको स्रोत कहा जाता है कि ये स्रोत इस स्रोत से मिला है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि पुराने समय के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उनको इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत के प्राप्त होने होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूस की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मेन बात यह है कि इतिहासकार वो होते हैं जो अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी कि जो जानवरों को पालते थे, जो किसान थे, जो फसलें बोते थे, उनका जीवन राजा रानियों से अलग था, व्यापारियों का जीवन भी अलग था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उस समय में भी लोग अलग अलग अपने रीति रिवाज मनाया करते थे, अलग अलग उनकी आदतें थी, अलग अलग रीति रिवाज थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। और आज के समय भी अंडमान निकोबार में लोग क्या करते हैं? मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्तियों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, और आजकल हमारे शहरों में लोग क्या करते हैं? नौकरी करने जाते हैं, और नौकरी करने जब वो जाते हैं वो तो दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं। जब उनको वहां से पैसा मिलेगा तो तब वो वस्तु खरीदेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जैसा हमने पहले पढ़ा था। जो राजा महाराजा होते थे वो जब वो युद्ध जीतते थे उसके बारे में भी लिखवा लेते थे वो अपने लेखे में, यानी कि अभिलेखों में। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो हमें कैसे पता चला कि किसी शासक ने कब लड़ाई करी थी, कौन जीता था, कौन हारा था? वो सब अभिलेखों से पढ़कर हमें पता चला। हमारे इतिहासकारों ने वो बुक में लिखवाया है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। और जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, ये सबका तो लेखा जोखा ज्यादा मिलता नहीं है। पुरातत्व पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने के में मदद मिलती है, पर पुरातत्वविद ने उनके जीवन के बारे में बताया कि वो कैसे रहा करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन की जानकारी में मदद मिली। तिथियों का मतलब जान लेते हैं। यहाँ पर अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि ये माना जाता है यीशु मसीह का, यानी कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था वो 0 सदी में हुआ था, यानी कि 0 से स्टार्ट माना जाता है। उसके बाद अब कितना हो गया? 2020 चल रहा है, यानी कि 2020 चल रहा है, यानी कि ईसा मसीह को पैदा हुए अब 2020 साल हो जाएंगे दिसंबर में, ऐसा माना जाता है। सन 2000 वर्ष कहने के तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व। अब जब यीशु मसीह के बाद जो भी साल आया,
जीरो के बाद 1 2 3 ऐसे करते करते सन 2020 आया, तो इन सबको ही ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा मसीह के बाद कहा जाता है, पर ईसा पूर्व किसे कहा जाता है? ईसा मसीह के जन्म से पहले। जब भी हम ईसा पूर्व पढ़ते हैं, यानी कि जब हम ईसा पूर्व कहीं पे भी देखते हैं, उसका मतलब क्या होता है? यीशु मसीह के, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, यानी कि सन 0 से पहले की बात है। ये तो सन 0 के बाद की बात है, यानी कि 2020। सन 0 से पहले की बातों को कहा जाता है ईसा पूर्व। इस पुस्तक में हम सन 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। तो हम इसमें, इस बुक में क्या पढ़ रहे हैं? अभी से लेकर जो पहले कभी हुआ था उसके बारे में। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन आंसर। आओ याद करें, ये फर्स्ट आप कर सकते हैं। इन सब के बारे में आपने पढ़ा। ये भी आपने पढ़ा था कि पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर, आपको ये मैंने पढ़ाया है। अब थोड़ा बहुत आप इनके बारे में भी देख सकते हो, और जो आपको पढ़ाया गया है वीडियो में उसी को आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं और भी आपके लिए चैप्टर्स बना सकूं। और अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं, बस आपको टाइप करना होगा SHUL साहुल।